हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। आज के हमारे वीडियो में हम एआई के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें कि एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन गवर्नेंस एंड चैलेंजेस ऑफ एआई इन इंडिया, इन दो सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं एप्लीकेशंस, एआई की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन है हेल्थ केयर सेक्टर में, जिसमें आता है डिजीज डायग्नोसिस, यानी किसी डिजीज को डायग्नोस करने में एआई का क्या हेल्प होती है। देन इज पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, देन इज ड्रग डिस्कवरी एंड रोबोटिक सर्जरी। तो हेल्थ केयर के अंडर डिजीज डायग्नोसिस, यानी कि किसी डिजीज को डायग्नोस करने में एआई कैसे हेल्प करता है, चलिए ये चीज़ को समझते हैं। अब किसी भी डिजीज़ को पकड़ने के लिए किसी डॉक्टर को बहुत सारी मेडिकल इमेजेस जैसे कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह को एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उनमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको वो डिटेक्ट करते हैं। तो यही काम एआई भी कर सकता है, एंड इनफैक्ट ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत ही फास्टर और बहुत एक्यूरेटली ये काम कर सकता है। तो इस प्रकार से डिजीज डायग्नोसिस में एआई हेल्प करता है। देन इज पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, यानी किसी पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट होती है उसे हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। अब इसमें एआई कैसे यूज़ होता है? एआई जो होगा वो किसी भी पेशेंट की जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री रही है उसको एनालाइज करेगा, उसकी जेनेटिक जो डेटा है उसको एनालाइज करेगा, देन उसकी लाइफस्टाइल कैसी है एट्सेट्रा, और इनके बेसिस पर वो रिकमेंड करेगा कि उस इंसान के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिकेशन कौन सी होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर एआई को हम बताते हैं, किसी एआई टूल को, कि हमारी ये लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपको फ्यूचर में कोई हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने की संभावनाएं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उनको डेटा दिया कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सीडेंटरी है, हम बहुत फैट वाला खाना खाते हैं एट्सेट्रा। तो ये सब इंफॉर्मेशन के बेस पे एआई एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है हर पेशेंट को। देन इज ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी मतलब किसी दवाई की खोज करना। तो दवाई की खोज करने के लिए क्या एआई कैसे उसमें यूज़ हो सकता है, समझते हैं। जो एआई होगा वो बहुत सारी वास्ट केमिकल डेटाबेस होगा, यानी कि बहुत सारी जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इनका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है अंडर डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ये जो डेटा होगा उसको स्कैन करेगा, और उससे उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करेगा कि कोई मॉलिक्यूल किसी डिजीज़ के साथ में कैसे इंटरेक्ट करता है। और जो ट्रायल एंड एरर, अब मान लीजिए कि आपको राइट मॉलिक्यूल मिल गया जो किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए हमें ज़रूरी था। अब उस मॉलिक्यूल को अगर हम किसी इंसान के अंदर डालते हैं तो वो कैसे किसी डिजीज़ के साथ में इंटरेक्ट करेगा, उस डिजीज़ को कम करेगा या बढ़ाएगा या कुछ नहीं करेगा, ये सारी जो प्रोसेस है वो एआई पूरा करता है। अब इससे क्या होगा, जो ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाता है। अब पहले जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ड्रग डिस्कवरी में होता है कि आप किसी दवाई को किसी जानवर में या क्लिनिकल ट्रायल करते हैं किसी एनिमल में, एंड देन आप देखते हैं कि उसका उस डिजीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कुछ दिनों तक वो दवाई देते हैं, देन वी सी कि डिजीज़ ठीक हुई या नहीं। देन हम कुछ मंथ्स तक देखते हैं, कुछ साल तक देखते हैं। तो ये जो ट्रायल एंड एरर होता रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में यूज़ करते हैं, देन देखते हैं कि कौन सी डिजीज़ किसी ठीक हो पा रही है किसी दवाई से, किसी ड्रग से। तो ये जो काम है ये एआई बहुत फास्टली कर देगा, ट्रायल एंड एरर्स बहुत रिड्यूस हो जाएगा। वो एग्जैक्टली कैसे कोई दवाई किसी ह्यूमन में किसी बीमारी के खिलाफ रिएक्ट करेगी, एक्ट करेगी, ये चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकता है। इसलिए जो ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी का जो प्रोसेस होता है वो यूजुअली 10 से 15 साल लगा लेता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एआई ये काम विद इन कुछ डेज एंड विद इन कुछ मंथ्स में भी हो सकता है। देन इज रोबोटिक सर्जरी। ये तो बहुत अच्छे से सबको पता होगा, सबने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि आज के टाइम पे सर्जरी करने में रोबोट्स की बहुत हेल्प ली जा रही है। कोई भी प्रकार की सर्जरी हो, वेदर इट इज़ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और हार्ट सर्जरी एट्सेट्रा, इन सब डिजीजेज में, सॉरी, इन सब प्रॉब्लम्स की सर्जरी करने में रोबोट्स का बहुत ही बड़े लेवल पे यूज़ किया जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, दा विंसी नाम का एक रोबोट है, जो रोबोट सर्जन्स के द्वारा कंट्रोल होता है
और ये जो रोबोट है ये बहुत सारी सर्जरीज करने में सक्सेसफुल पाया गया है। इसका जो प्रेसिशन होता है, बेसिकली दीज रोबोट्स ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत प्रेसिशन, बहुत सटीकता से काम करते हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस। तो ह्यूमंस या ह्यूमन डॉक्टर से भी बेटर इनको माना जा सकता है। देन इज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पे एआई यूज हो सकता है? क्रॉप मॉनिटरिंग, प्रेसिशन फार्मिंग, पेस्ट कंट्रोल यूजिंग एआई ड्रोन्स। तो क्रॉप मॉनिटरिंग क्या होती है? क्रॉप मॉनिटरिंग मतलब कि क्रॉप्स को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, उनको मैनेज करना, ताकि वो उनकी हेल्दी ग्रोथ हो सके और हमें प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा मिल सके। तो ये काम एआई कैसे कर सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एआई के जो ड्रोन्स होते हैं, यानी एआई पावर ड्रोन्स या कैमरास के थ्रू क्या हम पूरा जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है उसको स्कैन कर सकते हैं। देन स्कैन करके हमें पता चलेगा, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कुछ एरियाज़ के अंदर जो लीव्स हैं वो बहुत कुछ एरियाज़ में जो लीव्स हैं वो बहुत येलोइश हो रखी हैं, उनका डिसकलरेशन हो रखा है। तो उससे क्या हमें समझ में आएगा कि भाई वहाँ पे पेस्ट लग गए हैं, हमें दवाई छिड़कने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से एआई की हेल्प से हम पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली प्रेसिशन फार्मिंग जो है उसके अंदर भी एआई का यूज़ हो सकता है। बेसिकली प्रेसिशन फार्मिंग होती क्या है? प्रेसिशन फार्मिंग का दूसरा नाम हम कह सकते हैं स्मार्ट फार्मिंग। यानी कि टेक्नोलॉजी और डेटा की मदद से हम अगर क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ तो उसे हम प्रेसिशन फार्मिंग बोलेंगे। अब इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सॉइल मॉनिटरिंग हो गई। तो क्या हुआ कि एआई पावर्ड सेंसर जो होंगे उनको हम सॉइल के अंदर डाल देंगे। अब ये एआई पावर्ड सेंसर्स एनालाइज करेंगे कि सॉइल में मॉइस्चर कितना है, उनका पीएच लेवल कितना है, उनमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल क्रॉप होगा उसको सजेस्ट करेंगे। तो वो हमें बताएंगे कि भाई अगर यहाँ पे कम पानी की ज़रूरत है तो कौन सा क्रॉप हमें लगाना चाहिए जिसको कम वाटर की ही ज़रूरत हो, और अगर ज़्यादा पानी है उस मिट्टी में तो वो ज़्यादा पानी वाले किसी क्रॉप को सजेस्ट करेंगे। उसी प्रकार से वो कितना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है वो हमें बता देंगे, और कितनी पानी की ज़रूरत है, क्योंकि सेंसर ये भी तो फॉर एग्जांपल ये जो सेंसर्स हैं ये आपको बताएंगे कि इस सॉइल के अंदर पानी कितना है, तो उसके बेसिस पे हम उतना ही इरिगेशन करेंगे। हम इसके द्वारा क्या होगा कि जो वाटर वेस्टेज होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये हुई प्रिसिशन फार्मिंग। देन इस पेस्ट कंट्रोल, ये एक क्रॉप मॉनिटरिंग के अंदर ही आ गया कि कैसे अगर आपको पता चलता है, आपको सेंसर्स या कैमरास के थ्रू कि कहीं पे जो क्रॉप है वो डैमेज हो रहा है, तो उसकी फ़ोटो जो है वो ही कैमरास के थ्रू ले लेंगे और हमें बता देंगे, एंड उस अकॉर्डिंगली हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे। रोबोट्स का भी यूज़ हो रहा है पेस्ट कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि लेजर्स के थ्रू भी हम पेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। देन इज एजुकेशन। एजुकेशन के सेक्टर में एआई कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है? पर्सनलाइज्ड लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड वर्चुअल ट्यूटर्स। पर्सनलाइज्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्या हुई? uh, किसी बच्चे के वीकनेस या स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लर्निंग करवाना। यानी कि अगर बच्चा जो चाहता है, जिस लेवल की लर्निंग चाहता है, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उसकी वीकनेस के अकॉर्डिंग अगर हम जो लर्निंग करवाएंगे उसे हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग बोलेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि एआई जो होगा वो एनालाइज करेगा कि बच्चा कहाँ कहाँ पे कौन से एरियाज में स्ट्रॉन्ग है और कौन से एरियाज में वीक है, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग वो लेसन्स को एडजस्ट करता जाएगा। तो ये हो गई पर्सनलाइज्ड लर्निंग। देन इज स्मार्ट क्लासरूम्स। ये सब तो आपने देखा ही होगा। स्मार्ट क्लासरूम्स में क्या होता है? ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड की बजाय ऐसे ब्लैक बोर्ड्स होते हैं जिनके अंदर आप वीडियोस देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, क्विजेस के थ्रू आपकी लर्निंग हो सकती है। तो उससे जो लर्निंग होगी वो काफ़ी इंटरेक्टिव होगी और आप बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है वर्चुअल साइंस लैब्स। तो जो ट्रेडिशनल लैब्स होती हैं उनके अंदर तो आप जाके खुद मैनुअली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बट वर्चुअल साइंस लैब में आप अपने क्लासरूम में बैठे बैठे साइंस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, एकदम वैसे जैसे कि आप एक्चुअली में कर रहे हो। तो आपने किसी एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर में मिलाया और फिर कोई रिएक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल आपने HCl को
NaOH के साथ में मिक्स करा, देन NaCl बना एंड वाटर बना। तो ये एक्सपेरिमेंट आप वर्चुअल साइंस लैब में कर सकते हैं और उसके अंदर ऐसे ही लगेगा जैसे कि आपने किसी एसिड को बेस के साथ में मिलाकर एक सॉल्ट एंड वाटर बनाया है, तो आपको एकदम रियल वाली फीलिंग आएगी। तो ये होते हैं स्मार्ट क्लासरूम्स। देन इज वर्चुअल ट्यूटर्स, यानी कि आपको ट्रेडिशनल ट्यूटर्स जो होते हैं, जैसे कि कोई टीचर आपको एक्चुअल में पढ़ा रहा होता है, उसके बजाय वर्चुअल ट्यूटर्स के थ्रू भी आप लर्निंग कर सकते हैं। ये वर्चुअल ट्यूटर जो है वो आपके इंस्टेंटली आपको फीडबैक देते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। आपको 24/7 कभी भी पढ़ना हो तो आप इन ट्यूटर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप इंस्टेंटली उनसे पूछ सकते हैं और आपको वो उस डाउट का इंस्टेंटली आंसर भी दे देंगे। अब ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में तो क्या होता है कि आपको अगले दिन के लिए वेट करना पड़ेगा किसी टीचर के पास जाके कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बट वर्चुअल ट्यूटर्स की मदद से आप अपने घर बैठे अपने कमरे में अपने लैपटॉप से इंस्टेंटली कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो इंस्टेंटली उनसे पूछ भी सकते हैं। उसी प्रकार से चैट बोर्ड्स होते हैं, तो चैट बोर्ड्स भी 24/7 काम करते हैं। वो आपके डाउट्स किसी भी टाइम पे क्लियर कर सकते हैं। देन इज जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी वाले डोमेन में आप कहाँ कहाँ पे एआई का यूज़ हो सकता है? लीगल रिसर्च, केस प्रेडिक्शन एंड रिड्यूसिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस। अब लीगल रिसर्च क्या होती है? लीगल रिसर्च मतलब इसके थ्रू जो लॉयर्स होते हैं बहुत सारे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ जो कोर्ट केसेस होते हैं उनको क्विकली स्कैन कर सकते हैं। देन जो रेलिवेंट उनको लॉ चाहिए या लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए वो उनको विद इन सेकेंड्स मिल जाता है। अब किसी भी केस को लड़ने के लिए लॉयर्स को कोई पर्टिकुलर लॉ चाहिए होता है या कोई पर्टिकुलर रूल पढ़ना है मान लीजिए, बट ह्यूमन ब्रेन तो इतना सारा डेटा याद नहीं रह सकता है ना, तो उनको कुछ लॉ बुक्स को रेफर करना पड़ता है। उसके लिए उनको अगर वो मैनुअली करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एआई की मदद से वो ये काम विद इन सेकेंड्स हो जाता है। तो इस प्रकार से जो लीगल रिसर्च है उसमें एआई यूज हो सकता है। देन इज केस प्रेडिक्शन। केस प्रेडिक्शन यानी प्रेडिक्टिंग केस आउटकम्स। अब एआई क्या करेगा? पास्ट जो कोर्ट की रूलिंग्स थी उनको स्टडी करेगा एंड देन प्रेडिक्ट कर देगा कि एक जज है वो पर्टिकुलर केस में कैसे रूल करेगा। उस बेसिस के ऊपर जो लॉयर्स हैं वो भी बेटर आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देन इज रिड्यूसिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस। अब सारा काम एआई की मदद से क्या होगा? ऑटोमेटेड हो जाएगा। केस फाइलिंग्स ऑटोमेटेड हो जाएंगी। लीगल डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन डिजिटल फॉर्मेट। पेपर पेन एंड पेपर की बजाय सारे काम अगर डिजिटली होने लग जाए तो इससे क्या होगा? जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। कई जो हियरिंग्स है वो वर्चुअली भी हो सकती हैं, ई कोर्ट्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से एआई के मदद से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी हो सकता है, यानी कि जो छोटे मोटे अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं वो हम चैट बोर्ड्स की मदद से ही उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब से क्या होगा? जो पेंडेंसी है, जो नंबर ऑफ केसेस जो ट्रायल के लिए जाते हैं वो कम हो जाएंगे। देन आता है स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस के अंदर प्रेडिक्टिव पॉलिसी मेकिंग, फ्रॉड डिटेक्शन एंड एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रेडिक्टिव पॉलिसी मेकिंग यानी कि पॉलिसी मेकर्स क्या होते हैं? वो एंटिसिपेट कर लेते हैं फ्यूचर चैलेंजेस को एंड उसी के बेसिस पे वो कुछ प्रोएक्टिव पॉलिसीज पहले ही डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे एआई की मदद से आप फ्यूचर में होने वाली इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को प्रेडिक्ट कर सकता है, या एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स कैसे रहेंगे, या डिज़ास्टर कौन कौन से डिज़ास्टर हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ही पहले ही आप तैयारियां कर लें। अगर जो गवर्नमेंट है वो तैयारियां कर ले तो इसे हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव पॉलिसी मेकिंग। देन इज फ्रॉड डिटेक्शन, यानी कि एआई जो है वो फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये कैसे होता है कि एआई बहुत सारा जो डेटा ट्रांजैक्शन पैटर्न है उसको एनालाइज करेगा एंड देन वो डिटेक्ट कर लेता है अगर कोई इरेगुलरिटी हो रही है तो। देन इज एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करने में भी एआई मदद करता है। कैसे? जैसे एआई पावर्ड जो ग्रिड सिस्टम है उसकी वजह से एनर्जी वेस्टेज कम होगा। एआई पावर्ड, फॉर एग्जांपल समझते हैं कि एआई पावर्ड कोई लाइट है या इलेक्ट्रिसिटी है, तो जैसे आप कमरे में आएंगे तो वो ऑन हो जाएगी, जैसे आप कमरे में जाएंगे तो ऑफ हो जाएगी। या फिर अगर आप कमरे में कोई काम कर रहे हैं तो ऑन रहेगी, या अगर आप
ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए हैं तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो ऐसे एआई की मदद से एनर्जी वेस्टेज है वो भी रिड्यूस हो सकता है। देन इज डिफेंस। अब डिफेंस वाले सेक्टर में एआई कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है? सर्वाइलेंस, ऑटोनोमस ड्रोन्स एंड साइबर सिक्योरिटी। सर्वाइलेंस मतलब क्या होता है? निगरानी रखना। तो सैटेलाइट इमेजेस की मदद से किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को देखना, को डिटेक्ट करना, या एनिमी जो बेसेस है उनको, हिडन एनिमी बेसेस को डिटेक्ट करना, ये सब काम एआई की मदद से हो रहे हैं। देन इज ऑटोनोमस ड्रोन्स। अब ऑटोनोमस ड्रोन्स यानी कि ऐसे ड्रोन्स जो अपने आप से चल रहे हैं, मैनुअली, जिनको कोई चलाने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन ऑटोनोमस ड्रोन्स की मदद से क्या है? मेडिकल सप्लाईज का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। देन इज साइबर सिक्योरिटी। अब जो एआई है वो कंटिन्यूसली नेटवर्क्स को मॉनिटर करता है, एंड देन वो कोई भी अगर साइबर अटैक आता है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बिफोर कि कोई ज़्यादा डैमेज हो पाए। देन इज एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या जगह है जहाँ पे एआई का यूज़ हो सकता है? डिजास्टर प्रिडिक्शन, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो कोई डिजास्टर होने वाला है या नहीं, ये सैटेलाइट इमेजेस की मदद से, या वेदर का जो डेटा है, विंड कैसा पैटर्न है, इन सब डेटा के बेसिस पे एआई प्रेडिक्ट कर सकता है कि कहाँ पे कोई डिजास्टर होने वाला है, कहाँ पे कोई फ्लड होने वाला है, या हरिकेन्स आने वाले हैं, एक्सेट्रा। देन इज क्लाइमेट मॉडलिंग। क्लाइमेट मॉडलिंग क्या होता है? कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से एंड मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद से अर्थ के क्लाइमेट का हूबहू कॉपी करना क्लाइमेट मॉडलिंग कहलाता है। तो इसकी मदद से क्या होगा? जो साइंटिस्ट होंगे वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में क्लाइमेट में क्या चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार एआई क्लाइमेट मॉडलिंग में यूज होता है। देन इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी एआई यूज हो सकता है। कैसे? एनिमल की पॉपुलेशन को ट्रैकिंग करने में कैसे हो सकता है ये? एआई पावर ड्रोन्स एंड कैमरास के थ्रू आप जो जानवरों की पॉपुलेशन उनको ट्रैक कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप डिफॉरेस्टेशन की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे वेरियस डोमेन्स के अंदर एआई का एप्लीकेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ एआई इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर एआई इम्प्लीमेंटेशन के क्या क्या चैलेंजेस है। पहला चैलेंज है डेटा स्कैर्सिटी, यानी कि इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। इंडिया के अंदर स्ट्रक्चर्ड डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं या सेंसस डेटा है, एम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिक्स है, ये बहुत आउटडेटेड है। तो करंट डेटा इनकी वजह से ना होने की वजह से, स्ट्रक्चर डेटा की ना होने की वजह से जो एआई है बेटर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। देन इज लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, शॉर्टेज ऑफ एआई ट्रेन प्रोफेशनल्स। एआई जो है वो एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और उस एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्किल चाहिए वो इंडिया के अंदर अभी तक डेवलप नहीं हो पा रही है। और जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, यानी ऐसे जो प्रोफेशनल्स जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कैलिबर वाले हैं, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इस वजह से जो हमारे कंट्री के अंदर स्किल्ड जो वर्कफोर्स है उसकी बहुत कमी है। देन आता है एथिकल कंसर्न्स। इसमें आता है बायस इन एल्गोरिदम्स, प्राइवेसी इश्यूज एंड पोटेंशियल मिसयूज। बायस इन एल्गोरिदम मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम को समझिए जैसे रूल्स हैं जिन पे एआई बेस्ड है। एआई जिन रूल्स पे काम कर रहा है उनको हम एल्गोरिदम्स बोलते हैं। तो इन एल्गोरिदम या इन रूल्स के अंदर भी एक बायसनेस है या आ सकती है। ऐसा कैसे? एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि किसी एआई टूल को आप कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने का काम देते हैं किसी जॉब के लिए। तो ये एआई टूल क्या करेगा? बहुत सारी जॉब एप्लीकेशन को स्कैन करेगा एंड देन कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेगा। तो हमने पाया कि इस एआई टूल ने सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट करा है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब इस सिलेक्शन प्रोसेस को करने के लिए एआई ने जिस डेटा का यूज़ करा, वो वो उस डेटा में उसने ऐसा पाया कि इस कंपनी ने पहले हमेशा उस जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हमेशा मेल कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब भी जो ये एआई टूल है उसने मेल कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करा। तो ये एक बायसनेस इसके अंदर आ गई। तो इसी प्रकार से बहुत सारे डोमेन्स के अंदर भी हमने देखा कि एआई जो है वो बाइज्ड है
टुवर्ड्स किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ। देन इज़ प्राइवेसी इश्यूज़। अब ये सबको पता है कि सोशल मीडिया वगैरह पे हमारा जो प्राइवेट डेटा है वो काफ़ी लीक हो रहा है। अगर हम फ़ोन पे किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फ़ोन को स्क्रॉल करते टाइम इंस्टाग्राम पे हम एक वर्ड बोलेंगे फ्रिज, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि अगले 2-3 दिन में आपको हमेशा फ्रिजेस के ही एड्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी प्राइवेट डेटा है वो लीक होता जा रहा है। देन है पोटेंशियल मिसयूज़। ये भी देखा गया है कि हमारा जो प्राइवेट डेटा है या जो भी डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मिसयूज़ भी हो रहा है। हमारी फ़ोटोज़ को हमारा फेशियल रिकग्निशन का जो एआई टूल होता है हमारी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करते हैं कुछ डीप फेक वीडियोज़ बनाने के लिए एंड देन उससे मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। तो ये कुछ एथिकल कंसर्न्स हुए एआई की यूज़ को लेकर। देन है डिजिटल डिवाइड। इसका मतलब क्या है? लिमिटेड एक्सेस टू एआई टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज़। एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ये रूरल एरियाज़ की बहुत सारी जगह तक अभी तक नहीं पहुंची है। तो वाइल कुछ अर्बन एरियाज़ में ये है और रूरल एरियाज़ में ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है। देन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। हाई कंप्यूटेशनल पावर एंड एडवांस टूल आर कॉस्टली। अब एआई जैसी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जो कंप्यूटेशनल पावर होगी, जो सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होंगी, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, बहुत ही हाई टेक होगी, बहुत ही कॉस्टली होगी, बहुत एडवांस लेवल की होगी। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कॉस्टली है, तो वो इंडिया के पास में उसका कमी है। आज वाली वीडियो में हमने एप्लीकेशंस ऑफ एआई को कवर करा एंड देन उसके चैलेंजेस देखे एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एआई इन इंडिया को कवर करेंगे, एथिकल कंसर्न्स ऑफ एआई को कवर करेंगे एंड देन वे फॉरवर्ड को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।